नमस्कार, मैं हूँ एस के मालवी और आप देख रहे हैं एस 24। एस 24 में बहुत स्वागत है आपका। सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। पत्रकार बंधुओं, मेरा नाम विजय सिंह पाल है और ये मैंने सनातन वस्त्र धारण की है। इसके बाद मेरा नाम हो गया है विजय सनातन। मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ अखिल ओबीसी महासभा का। इसके माननीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हैं ललित कुशवाहा जी, वो यहीं भोपाल में निवास करते हैं और वो आज किन्हीं आवश्यक कारणों से आज उपस्थित नहीं हो पाए हैं, तो उनकी जगह आज मैं ही इस महत्वपूर्ण विषय पे आप लोगों के सामने चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। इसके साथ साथ मैं अध्यक्ष हूँ अखिल विश्व पाल क्षत्रिय महासभा का भी। इन दो बैनर के अंतर्गत मैं आज आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डालने के लिए उपस्थित हुआ। श्रीमान जी, आप जानते हैं कि कोई भी संसद सदस्य जब बनता है तो वह संसद सदस्य किसी राजा से कम नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि संसद सदस्य के हाथ में भारत की तकदीर लिखने की शक्ति होती है और वो व्यक्ति अगर किसी महत्वपूर्ण पार्टी का अध्यक्ष भी हो तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो प्रधानमंत्री की सीट तक पहुंचे। जो व्यक्ति प्रधानमंत्री की सीट पर पहुंचेगा निश्चित रूप से भाग्य विधाता से कम नहीं है किसी देश के लिए। हम देख रहे हैं आज की तारीख में माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री महोदय हैं और उन्होंने हमारे देश की व्यवस्था में आमूल चूर परिवर्तन किए। ये एक भाग्य विधाता ही कर सकता है। तो हम ये भी देखना चाहेंगे कि वो व्यक्ति जब चुन करके राष्ट्र की गद्दी पर आसीन हो तो क्या वो भाग्य विधाता हो करके इस राष्ट्र की तकदीर लिखने में अपनी निष्पक्ष भूमिका निभाएगा। ऐसा ही प्रश्न उठा था जब इसी मध्य प्रदेश के अंतर्गत एक बहुत बड़ा राज्य रहा है, आप सब जानते हैं, मालवा राज्य। उसके अंतिम राजा यशवंतराव होलकर द्वितीय, वो अंतिम राजा थे। उनके दो संतानें थीं, एक पुत्री और एक पुत्र। जब ये विषय आया कि यहाँ पर उनके राज्य की जो अधिकार हैं किसे दिए जाएं, तो यहाँ पर हिंदुस्तान में एक व्यवस्था है कि जब भी आप अपनी गद्दी देंगे तो वो हमेशा पुत्र को दी जाती है। ये व्यवस्था थी, लेकिन उस व्यवस्था को कंप्रोमाइज करते हुए माननीय उस समय के प्रधानमंत्री महोदय जवाहरलाल नेहरू जी और उनके साथ में जो उनके सहयोगी भारत सरकार के अन्य पदाधिकारी, उन्होंने निर्णय लिया कि इस राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में हम इनकी पुत्री को गद्दी देंगे, पुत्र को नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि पुत्र की जो माता थी वो एक विदेशी महिला थी, अमेरिकन। और उन्होंने, भारत सरकार का निर्णय है ये, माननीय जवाहरलाल नेहरू का निर्णय अकेले का नहीं है, क्योंकि इसके लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इंदौर राज्य आपके मध्य प्रदेश के बीच में ही है, तो उसके उत्तराधिकारी के रूप में उनकी पुत्री उषा राजे मल्होत्रा जी को, जो सतीश मल्होत्रा के नाम के व्यक्ति से विवाहित हुई थी, उनको उत्तराधिकारी घोषित किया और उनका जो पुत्र है वो उस अधिकार से वंचित रह गया और जिसका नाम रिचर्ड होल्कर है, वो भी आज जीवित है। उनका नाम शिवाजी राव होल्कर है, जो हिंदुस्तानी नाम उन्होंने रखा। तो ये व्यवस्था थी, बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन आज वही यक्ष प्रश्न माननीय राहुल गांधी और श्रीमती प्रियंका गांधी के सामने भी उपस्थित हो गया। इनकी माता जी भी विदेशी है, तो क्या ऐसे व्यक्ति को लोकसभा टिकट देकर के हम प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा सकते हैं? जबकि भारत सरकार का स्वयं का निर्णय है कि इसमें कोई भी व्यक्ति जिसकी माताजी विदेशी हो उनको हिंदुस्तान के किसी भी राज्य की गद्दी दी नहीं जा सकती। तो ऐसी स्थिति में हमने ज्ञापन माननीय अपने मुख्य चुनाव आयोग को प्रेषित किया है। हमने वो काफी आपको उपस्थित की है और ज्ञापन देकर के हमने उनसे प्रार्थना की है कि इस विषय पे गंभीर चिंतन करते हुए इनकी लोकसभा की
जो प्रत्याशी चुना जाना है उसको जो है बारीकी से निरीक्षण करे। और अगर भारत सरकार का निर्णय है कि किसी की माताजी अगर विदेशी मूल की हैं तो उनको निश्चित रूप से भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय 1961 के अनुसार उनकी प्रत्याशीपन को निरस्त किया जाना चाहिए। यह हमारा आवेदन है और माननीय चुनाव आयोग के समक्ष हमने सारे तथ्य रखे और वो जैसे भी हमने अपना पता उसमें दिया है कि जैसे भी वो चाहें हमें किसी भी स्तर पे इंक्वायरी के लिए बुलाएं, हम उनके सामने उपस्थित होंगे और अपनी बात रखेंगे। तो हम दो कानून, पैरेलल कानून इस देश में नहीं चल सकते कि एक राजा के लिए दूसरा। लगातार देखा जाए जैसे कि आपके पास के लिए चुनाव को लेकर, लेकिन अभी तक जो माहौल बना आ रहा है, लोकतंत्र की लगातार हत्या की जा रही है, ऐसा आरोप भी लगाते हुआ आया है विपक्ष, और एक तरफा ही सिर्फ पार्टी की सुनवाई हो रही है, तो इसको किस हद तक आप तक मानिए? मैं माननीय पत्रकार महोदय, मैं निश्चित रूप से आपके प्रश्न के पीछे जो छिपी वेदना है उसको मैं बहुत अच्छी तरह से आपके सामने विरचित करूंगा। एक दूसरा ज्ञापन हमने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सामने भी किया। अगर चुनाव आयोग व्यवस्था कर रहा है कि दो समानांतर कानून लगाने जा रहा है, इसीलिए नरेंद्र मोदी जी भी यही कार्य कर रहे हैं। वो ये कार्य कर रहे हैं कि उन्होंने घोषणा की कि मैं किसी जाति को नहीं मानता। मेरे लिए तो सिर्फ 3 जातियां हैं, महिला, मजदूर और किसान। बहुत खुशी हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई। जिस चीज के लिए हम 3000 साल से संघर्ष कर रहे थे, हम लोग ओबीसी समाज के लोग आते हैं, हमें हमारे सनातन व्यवस्था में शूद्र की संज्ञा दी गई है। हमारे शूद्रों के बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनके लिए विकास के सारे रास्ते बंद थे और हम चाहते थे कि हमें शूद्र की परिभाषा से बाहर कर दिया जाए, हमें भी हिंदुस्तान के सामान्य नागरिक के रूप में विकास का अवसर दिया जाए। और हम इसीलिए जब इस प्रश्न को जब बहुत गंभीरता से लिया गया, इस देश के संविधान बनते वक्त डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की हम आभारी हैं कि उन्होंने हमारे लिए एक अलग व्यवस्था की। वो उन्होंने आर्टिकल 341 पैदा किया और आर्टिकल 341 के अनुसार इस देश में ये व्यवस्था लागू की गई कि यहाँ पर सारी जातियों की पहचान होगी जो पिछड़ी जातियों के रूप में होती है, और उनको उनकी आबादी के अनुसार भारत की सकल आय के अंतर्गत आवंटन किया जाएगा, इनके विकास के लिए बढ़ाया जाएगा। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, 40 साल तक, देश की आजादी के बाद 40 साल तक हम पहचान नहीं कर पाए कि यहाँ पे ओबीसी हैं कौन। 1990 में जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई, तब जाकर के हमारी पहचान हुई, हमें ओबीसी का दर्जा मिला, और उसके बाद संविधान की सारी व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए आर्टिकल 341 प्रभावी किया गया। आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय उस मंशा को नकारना चाहते हैं। वो इसलिए नकारना चाहते हैं कि उन्हें, हमारे ओबीसी वर्ग को जो उनका समुचित अधिकार है वो ना मिले। इसलिए आज वो कहते हैं कि मैं जाति को नहीं मानता। आप संविधान को नहीं मानते, आप आर्टिकल 341 को नहीं मानते, और इसलिए नहीं मानते क्योंकि आप जानबूझ करके ओबीसी समाज के साथ साजिश कर रहे हैं। सर, लगातार ये बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाती है, लेकिन अधिकतर देखने में आता है, चाहे सीधी की बात करें, सिरोही की बात करें, आदिवासी पिछड़ा वर्ग समाज से, ओबीसी वर्ग से जो आते हैं, उन पर लगातार अत्याचार किए जाते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्रियों, प्रधानमंत्रियों, मंत्रियों सिर्फ भाषण देकर उसको एक समय सीमा तक ही रखते हैं, उसके बाद फिर वही कार्य दोबारा किया जाता है। क्या माननीय? ये उन लोगों के द्वारा किया जा रहा है ऐसा कि हमारे जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं, शूद्र वर्ग के लोग हैं, उनको उनकी आबादी के अनुसार नहीं, एक बहुत ही छोटी राशि के अनुसार उनको भागीदारी दी जा रही है, और चुन चुन करके उन लोगों को लाया जा रहा है जो पूरी तरीके से उनके लिए, मैं कहूँगा कि पूरी तरह से बाध्य हैं उनके निर्देशों को पालन करने के लिए। वो अपना विवेक इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। यही कारण है कि एक भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने खड़े होकर के नहीं कहा
जो वो भले ही ओबीसी का व्यक्ति हो, वो भले ही शूद्र समाज का व्यक्ति हो, उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ इस देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ये पता किया जाना चाहिए कि ओबीसी समाज के लोग हैं कितने। वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि वो लोग हैं जो पूरी तरीके से पार्टी के बंधनों में बंधे हुए हैं, उन्हें राष्ट्र के और ओबीसी के विकास से कोई लेना नहीं है, और वो सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी विशेष के मैं कहूँगा उन्हें निर्देश भी नहीं कहूँगा, मैं उन्हें कहूँगा व्हिप को बोलते, हमारे हिंदी में क्या कहें तो जो हंटर बोलता है, उस हंटर को व्हिप बोलते हैं। तो ये व्हिप है, उस व्हिप का पालन करने के लिए बाध्य हैं। क्यों नहीं कोई सांसद भारतीय जनता पार्टी का उठ करके कहता है कि ओबीसी समाज की आबादी की जनगणना होनी चाहिए, जबकि ये पूरा देश मांग रहा है। हमारी आबादी इसलिए नहीं गिनी जा रही कि अगर ये गिन ली गई तो आबादी के अनुसार संविधान में ये प्रोविजन है कि इन्हें हमारी उस आय में से, सकल आय में से हमारे विकास के लिए उपयुक्त खर्च करना पड़ेगा। आप आज की तारीख में जो लोकसभा सीटों का आवंटन देख लीजिए, लोग जो 15% लोग हैं वो 90% सीट लेकर के बैठे हुए हैं, और जो 60% लोग हैं उन्हें 8% सीट दी जा रही है। ये कहाँ का न्याय है? ये कौन से संविधान का अनुपालन हो रहा है? तो सारी साजिशों के पीछे सरकार की ये जो सोच है, ये इस देश के बहुसंख्यक के हितों के साथ जो अन्याय कर रही है वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। देश में 2 कानून लागू किए गए हैं। आज हर मंदिर में आप देखेंगे पूरी तरीके से एक वर्ग विशेष का आरक्षण है। जब आप जाति विहीन देश की बात करते हैं तो क्या बात है कि एक ही वर्ग के विशेष लोगों को आपने आरक्षण दिया हुआ है। आपने काशी कॉरिडोर बनाया, सब जानते हैं लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की वो सारी स्थापना है। उन्होंने ही उस समय जब वो पूरी तरीके से सिराजुद्दौला नाम के नवाबों के शहर हुआ करता था, और उसमें उस समय इस हिंदू महिला ने जाकर के काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया, सारे घाट उनके बने हुए हैं, और उसी महिला को, उसी के लोगों के साथ अब ये काम कर रहे हैं कि एक भी व्यक्ति पूरे काशी विश्वनाथ मंदिर में गैर समाज का नहीं है। क्यों सिर्फ एक ही ब्राह्मण समाज का है? कहाँ है जाति विहीन देश? कहाँ है जाति विहीन देश? जब आप राम मंदिर ट्रस्ट बनाते हैं और एक भी ओबीसी को राम मंदिर ट्रस्ट में शामिल नहीं करते, तो इसका मतलब है ये आप दोगली नीति के चला रहे हैं। और ऐसी दोगली नीति का इस राष्ट्र के सामने हमारा कर्तव्य है कि हम उनको, उनके चेहरों पर से ये जो ईमानदारी का नकाब पहना हुआ है, उस ईमानदारी के नकाब को उतारें। क्या उनका अधिकार बिल्कुल नहीं है हिंदुस्तान की जमीन पर, जो उन्हें या प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा सकता? इनका अधिकार श्रीमान जी इतना ही है जितना शिवाजी राव होलकर का है। शिवाजी राव होलकर भी इस देश के राजा यशवंत राव होलकर का पुत्र है। आज उस व्यक्ति को उसकी खुद की संपत्ति पे से क्यों वंचित किया गया है? आज उसी के पूर्वजों की संपत्ति है जहां पर उसको होटल चलाने के लिए किराया देना पड़ रहा है। और किसको दे रहा है किराया? वो मालिक खुद, और किराया दे रहा है उस व्यक्ति को जिसे भारत सरकार ने उत्तराधिकारी घोषित किया। तो मेरा कहना है, आपका प्रश्न वाजिब है, तो वो भी तो आज उस देश का नागरिक है। शिवाजी राव होलकर, जितना अधिकार उसका है उतना अधिकार इनका भी है। मोहब्बत की दुकान का क्या होगा? है जी, मोहब्बत की दुकान का क्या होगा जो पूरे देश में चलाई जा रही है? मोहब्बत की दुकान कानून के अनुसार चलेगी। 2 कानून रख करके इस देश में मोहब्बत की दुकान स्थापित नहीं की जा सकती। आप दुकान कोई भी स्थापित कीजिए, लेकिन क्या आप कानून से बाहर जाएंगे? और अगर आप कानून से बाहर जाएंगे तो क्या आपके ऊपर उंगली नहीं उठेगी? आप समानांतर 2 कानून चलाएंगे देश में, यह कैसे संभव है? और फिर आप कहें मोहब्बत की दुकान। एक आदमी का आप अधिकार उजाड़ करके दूसरे आदमी को आप गद्दी सौंपने जा रहे हो, ये कौन सा मोहब्बत है? उससे क्या दुश्मनी है भाई आपकी? वो भी तो उस देश का नागरिक है, उसका पुत्र। आपको पता है हमारे देश में एक हिंदूवादी व्यवस्था है जिसमें कहा जाता है दादा की संपत्ति का असली मालिक कौन होता है? पोता।
आज उसका बेटा है यशवंतराव होलकर, तृतीय है, वो क्यों नहीं मालिक है उस संपत्ति का? आज उसके संपत्ति पे क्यों वो मल्होत्रा परिवार जो है काबिज है, जिसका ना होलकर राज्य से जाति का संबंध है और ना उनका जो है वंश है? ये सब इसी कानून के अंतर्गत तो हो रहा है जो माननीय जवाहरलाल नेहरू जी ने स्थापित किया था। हमारे यहाँ ये कहावत है कि जैसा नियति के सामने बोते हैं वैसा ही आपके सामने आता है। नियति किसी के साथ खिलवाड़ नहीं करती। सर, आप हरिद्वार से हैं, हरिद्वार से बाद बीच में दिल्ली भी पड़ता है। दिल्ली में ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जगह भोपाल में किया, आपने क्या कारण रहा? मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, आपका आभार प्रकट करना चाहूंगा। आपने ये प्रश्न बड़ा वाजिब प्रश्न पूछा कि मैं क्यों 1500 किलोमीटर चल करके आपके मध्य प्रदेश की राजधानी में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी तो है जहां शैतानों के चौराहे बनाए गए हैं। शैतानों के चौराहे, आप जाइए शाहपुर में, आपको लिखेगा शैतान चौराहा। मैं जानना चाहता हूं मध्य प्रदेश की वो कौन सी धरती है जहां शैतानों के चौराहे बनाए जा रहे हैं? वो संपत्ति जो लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम से दी गई आपको, आप उसमें अपने जीवित रहते हुए शैतान चौराहा बना देंगे? और वो इसलिए आया हूं श्रीमान जी, उसी शैतान ने मुझे नोटिस दिया है कानूनी, और वो नोटिस नहीं है, माननीय सिविल न्यायालय का सम्मन है। मैं उसका जवाब देने के लिए आया हूं, और मैं ये जवाब देने के लिए आया हूं, मैं माननीय न्यायालय से भी पूछना चाहूंगा कि जब उसकी सोसाइटी अखिल भारतीय, जिसका नाम जो वास्तव में ऑल इंडिया पाल क्षत्रिय महासभा है, उसके संविधान में लिखा हुआ है कि कोई भी अध्यक्ष आप राजनीतिक लाभ का पद नहीं ले सकता, आप संरक्षक की श्रेणी में चले जाएंगे। वो व्यक्ति 2-2 बार बोर्ड का अध्यक्ष रहता है आपके मध्य प्रदेश सरकार में, और आज भी अध्यक्ष। ये कौन सा कानून हो रहा है मध्य प्रदेश सरकार में? हम पूछना चाहेंगे कि आप कानून का सबसे ज्यादा खिलवाड़ इस मध्य प्रदेश में होगा क्या? इसीलिए मैंने भोपाल चुना। मैं मध्य प्रदेश की सरकार को भी आगाह करना चाहता हूं कि ऐसे धोखेबाज लोग जो आपसे चोरी छुपे बिना डिक्लेयर किए कि वो अध्यक्ष बनने के मतलब या तो अध्यक्ष बन सकते हैं या फिर लाभ का पद ले सकते हैं, दोनों साथ एक साथ नहीं ले सकते। हम मध्य प्रदेश सरकार से विनती करेंगे कि यहां पर शैतानों के चौराहे हटाए जाए, महापुरुषों के नाम पे चौराहे बनाए जाए, और साथ साथ शैतानों ने जो मध्य प्रदेश सरकार के राजस्व का गलत इस्तेमाल किया है, उसके राजस्व की रिकवरी कराई जाए उनसे। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार की राजधानी को हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए चुना। आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे कल फिर एक नई खबर के साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।